इतना ही मालक डालता था। और ये सबका सब जो है एम्प्लॉय पेंशन, फैमिली पेंशन स्कीम में चले जाता था। जब 1995 में स्कीम बनी तो वो पूरा का पूरा पैसा इस स्कीम में डाइवर्ट हो गया। अब उस समय कितने रुपए कटते होंगे? अगर 35 रुपए भी उस समय कटे होंगे, उसका अगर सोने के भाव से मूल्यांकन किया जाए तो कितना होना चाहिए? तो लोग कहते भाई हमारे तो पैसा कटे नहीं है, बहुत कम कटा हुआ है। लेकिन 1978 में हमने जो पैसा हमारा कटवाया है एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम में, उसकी आज की कीमत कितनी है? उसके 100 रुपए की कीमत 100 रुपए थोड़ी रहेगी यार। तो 1995 स्कीम बनी, पूरा पैसा उसमें डाइवर्ट हो गया। इसके बाद में सरकार के नियमों के अधीन हम सब ने 417 रुपए, 541, 1250 में पेंशन फंड में जमा कराई। इसका मूल्यांकन जो कमांडर साहब कहते हैं वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए है ही। और 2008 में अब तो सबको पता है कि पूंजी का वापसी का प्रावधान सरकार ने खत्म कर दिया था। उसकी ना में पूंजी की वापसी मिलती है, ना उसके ऊपर कोई ब्याज मिलता है, और ना महंगाई होता है। अब इतना जो है सरकार कहती है कि हम प्रगति कर रहे हैं, हमारा राष्ट्र प्रगति कर रहा है। लेकिन यह बात निश्चित रूप से है कि ये पेंशन के मामले में A to Z काम किया होगा, लेकिन पेंशन के मामले में पी फॉर पेंशन, इसमें हमारा EPS पेंशनर्स का शोषण हुआ है। इसमें किसी प्रकार की हमारी अधोगति हुई है। इसमें किसी प्रकार ने कोई मदद करने की कोशिश नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने करुणा के भाव से 1000 रुपए हमारी पेंशन कर दी, लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जो मुनीम जी बैठा हुआ है EPFO, उसने तुरंत कैची चला दी। और कैची क्या चलाई कि जो 12 महीने के एवरेज पे हमें पेंशन मिलती थी उसको 60 महीने का एवरेज कर दिया। तो हमारी पेंशन 30 से 40% कम हो गई। तो हमको क्या फायदा मिला भाई? और आज भी करीब 36 से 37 लाख लोगों को 1000 रुपए पेंशन मिल नहीं रही है। जो हमने अनुभव किया, जो हमने देखा कि EPFO, हम आपको वास्तविक बात बताना चाहते हैं, EPFO मोदी सरकार की प्रशंसक नहीं है। मोदी सरकार जी से अच्छे काम नहीं करवाना चाहती है वो। यही चाहे आप जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का पहले इस स्कीम में प्रावधान था कि उच्च पेंशन सबको दी जाएगी, जो अगर उच्च हायर एक्चुअल सैलरी के ऊपर अगर अपना डिडक्शन कराए तो उसको एक्चुअल उच्च पेंशन मिलेगी। लेकिन ये पेंशन नहीं दी जा रही थी, लोग बेचारे कोर्ट में जाते रहे और लोग जीतते रहे, EPFO उनको पेंशन देता रहा। 4/10/2016 का जजमेंट आया, उन्होंने कहा कि सबको देना चाहिए। देखिए ध्यान सुनने वाली बात को, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुझे याद है कि 23/5/2017 को श्रम मंत्री जी ने संसद में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से अनुसार हम उच्च पेंशन आपको सबको देंगे। 23/3/2017 को सर्कुलर निकला, लेकिन ध्यान सुनिए, इसके बाद में सर्कुलर एक बड़े अधिकारी ने निकाला EPFO के, लेकिन एक नालायक अधिकारी ने, असंवेदनशील अधिकारी ने, उसने क्या किया, 31/5/2017 की इंटीरियम एडवाइजरी निकाल दी और उसके ऊपर रोक लगा दी। और रोक लगाने के बाद में फिर ये मामला उलझ गया। फिर बेचारे फिर कोर्ट में चले गए, लोग कोर्ट में फिर चले गए। लेकिन जो भाई हमारे कोर्ट में गए थे उनके पास में उतने अच्छे वकील नहीं थे। और EPFO ने, लेबर मिनिस्ट्री ने वहां बहुत लंबी लाइन बड़े बड़े वकीलों की खड़ी कर दी। और तर्क और तथ्य और प्रमाण के अनुसार हमारे जो भाई थे उनके वकील तर्क करने में कहीं कुछ कम गिर गए। और 4/11/2022 का फिर जो है जजमेंट आया, उसमें कुछ चीजें कही गई, लेकिन जो उसमें हमारे ऊपर फिर अन्याय हुआ है, 4/10/2016 के जजमेंट के अनुसार ही निर्णय होना चाहिए था। लेकिन अब EPFO उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इसलिए जो है वो मामला भी अधर में लटका हुआ है। हायर पेंशन अभी तक किसी को नहीं मिली है, ये बड़े दुख की बात है। तो वो भी हमारे लिए मुद्दा है कि 7,500 प्लस DA हमको मिलना चाहिए। 7,500 क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हमारे पास में माननीय कमांडर साहब के पास में जो हमारी फाइनेंस की लीगल टीम है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ये जो ब्याज है
जो भारत सरकार को ईपीएफओ को ब्याज मिलता है, उस ब्याज से ही 7,500 रुपए प्लस डीए दिए जा सकते हैं। इन लोगों ने, हरामखोरों ने हमारा मूल तो खा लिया ब्याज से। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ब्याज भी सरकार देने को